नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप। पिछले व्याख्यान में हमने हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन के संबंध में बात की थी, जिसके तहत लेवियाथन पुस्तक के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की चर्चा हमने उस व्याख्यान में की थी। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज के इस व्याख्यान में हम हॉब्स के प्रमुख राजनीतिक विचारकों के संबंध में बात करेंगे। हॉब्स के प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतों के संबंध में बात करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के इस विषय में। थॉमस हॉब्स के प्रमुख राजनीतिक विचार, जिनमें सबसे पहला है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार। थॉमस हॉब्स राज्य की स्थापना संबंधी विचार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन के 18वें अध्याय में देता है। हॉब्स राज्य की उत्पत्ति को मानव प्रकृति एवं उसकी आवश्यकताओं की उपज मानता है। यानी राज्य की उत्पत्ति को मानव प्रकृति से जोड़ता है और मानव प्रकृति के अनुसार जो मानव की आवश्यकताएं होती है उसके कारण राज्य अस्तित्व में आता है, ऐसा हॉब्स कहते हैं। और ये बात तो सही है कि किसी भी घटना की उत्पत्ति उसकी आवश्यकताओं से होती है, और यहाँ यदि राज्य अस्तित्व में आया है तो वह मानवीय आवश्यकताओं के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप सामने आया है, यानी राज्य अस्तित्व में आया है। हॉब्स कहते हैं कि यदि मानव स्वभाव से शांतिपूर्ण होता तो वह बिना किसी निरंकुश शक्ति के रह लेता, तो शासन व्यवस्था या राज्य की आवश्यकता ही नहीं होती। यानी हॉब्स ये बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य ऐसा नहीं है जैसा ये दिखाई देता है, सीधा नहीं है, इतना सरल नहीं है, इतना भोला नहीं है। यदि यह स्वभाव से ही शांतिपूर्ण होता, यदि यह बिना किसी निरंकुश शक्ति के रह लेता, तो फिर शासन व्यवस्था और राज्य की आवश्यकता ही क्यों होती, ऐसा हॉब्स कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य शांतिपूर्ण नहीं है, मनुष्य निरंकुश शासन व्यवस्था के अधीन रहने के योग्य नहीं है। मनुष्य में कई प्रकार की मानवीय दुर्बलताएं हैं जिनके कारण राज्य अस्तित्व में आया, निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई और लेवियाथन की बात कही गई। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा नहीं है, वह अपनी भावनाओं एवं संवेगों को नियंत्रित नहीं रख सकता है। अतः स्वाभाविक रूप से ऐसे राज्य एवं शासन व्यवस्था की आवश्यकता हुई, क्योंकि मनुष्य अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं रख सकता। उसमें मानवीय दुर्बलताएं हैं, उसमें लालच भी है, उसमें छल कपट भी है, उसमें धूर्तता भी है, उसमें घृणा और राग द्वेष ईर्ष्या भी है। तो इन सब मानवीय दुर्बलताओं के कारण राज्य अस्तित्व में आया, शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई। हॉब्स अपने निरंकुश राजतंत्र में सभी लोगों की अलग अलग इच्छाओं को एक कॉमन इच्छा में समाहित कर देना चाहता है। हॉब्स कहता है कि देखिए, बहुत से लोग होते हैं समाज में और जिनकी सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है, अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है, लेकिन इन सबकी इच्छाओं को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर समाहित करके एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की जाए, और वह बहुत कठोर हो, अनियंत्रित हो और उसे निरंकुश राजतंत्र उन्होंने कहा। आगे ऐसी ही एक सामान्य इच्छा की बात रूसो भी करते हैं, उनकी चर्चा हम रूसो के व्याख्यान में करेंगे। लेकिन हॉब्स का निरंकुश राजतंत्र और रूसो की सामान्य इच्छा की कई बार तुलना होती है और दोनों को कई बार समकक्ष रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें काफी अंतर भी है। तो ये निरंकुश राजतंत्र में कॉमन इच्छाओं को समाहित किया गया है, क्योंकि हर व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता होती है, हर व्यक्ति में शासन करने की क्षमता होती है, लेकिन हर व्यक्ति शासन नहीं कर सकता, नेतृत्व नहीं कर सकता। इसलिए निरंकुश राजतंत्र की आवश्यकता महसूस की गई। दूसरा, सामाजिक समझौता संबंधी विचार।
थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता संबंधी विचार उसके वैज्ञानिक भौतिकवाद, मानव प्रकृति संबंधी विचार एवं प्राकृतिक अवस्था पर आधारित है। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते का मूल कारण प्राकृतिक अवस्था में भय और प्राकृतिक अवस्था से उपजे कारणों की प्रेरणा है। यानी वो कहता है कि सामाजिक समझौता क्यों हुआ, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में भय व्याप्त था, मत्स्य न्याय था, हर किसी के प्राण संकट में थे और उन परिस्थितियों में जो कारण उपजे उस कारण सामाजिक समझौता हुआ और सामाजिक समझौते से राज्य अस्तित्व में आया और राज्य के अस्तित्व में आने से निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। थॉमस हॉब्स अपने सामाजिक समझौते की प्रक्रिया बताते हुए कहते हैं कि सभी मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। देखो, हॉब्स बताने की कोशिश कर रहा है कि सामाजिक समझौता किस प्रकार होता है, क्योंकि लोगों के प्राण तो संकट में थे, लोगों में मत्स्य न्याय था, लोगों में भय था, लोग एक दूसरे को शंका की घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक समझौता किस प्रकार होता है, इस प्रक्रिया को हॉब्स बताने की कोशिश कर रहा है कि सभी मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं तथा उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर यह कहता है कि मैं अपने अधिकार और शक्तियां इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंपने के लिए तैयार हूं, बशर्ते आप भी अपने अधिकार एवं शक्तियां इसे सौंपने को तैयार हो। यानी एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि मैं मेरे अधिकार और शक्तियां इस व्यक्ति को सौंपने को तैयार हूं, इस शर्त पर सौंपने को तैयार हूं कि आप भी अपने अधिकार और शक्तियां इसको सौंपे। तो फिर सब लोगों ने खड़े होकर ये कहा कि हाँ, हम सब इस व्यक्ति को अपने अधिकार और शक्तियां सौंपने को तैयार है। वहीं से निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, वहीं से राज्य अस्तित्व में आया और वहीं से प्राकृतिक अवस्था थी राज्य की, उससे बाहर निकलने की स्थिति आई, यानी भय से मुक्त होने की स्थिति आई। हॉब्स के अनुसार शासक समझौते का भाग नहीं होता है, यानी शासक नहीं था समझौते का हिस्सा, अभी तो वह तो उसका परिणाम था। लोगों ने समझौता किया और लोगों ने किसी एक व्यक्ति को चुना कि यह व्यक्ति अपना राजा होगा, यह व्यक्ति शासक होगा। तो शासक समझौते का परिणाम नहीं। लोग जो जॉन लॉक का जो सामाजिक समझौता था उसमें तो शासक समझौते का भाग है, लेकिन यहाँ शासक समझौते का भाग नहीं है, यह उसका परिणाम है। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता है। अर्थात थॉमस हॉब्स निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है, यानी वह शासक को इस समझौतावादी प्रक्रिया से बाहर रखता है और वह इसके परिणाम स्वरूप निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है। सीवाहान कहते हैं कि सामाजिक समझौते के माध्यम से हॉब्स लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही लोकतंत्र को नष्ट कर देता है। यानी वो ये कहते हैं कि एक सामाजिक समझौता एक ऐसा समझौता है जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया, एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे जनता ही सहमति से ये सब कुछ हो रहा है और फिर उसके माध्यम से ही जनता की सहमति को समाप्त कर दिया जाता है, यानी जनता की इच्छाओं को दबा दिया जाता है, जनता की इच्छाओं को निरंकुश राजतंत्र के नियंत्रण में ला दिया जाता है। तो यानी इसका मतलब है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही लोकतंत्र को नष्ट करना। हॉब्स कहते हैं कि राजतंत्र या निरंकुश राजतंत्र के प्लेटफॉर्म के आधार पर ही राज्य एवं शासन व्यवस्था का उदय होता है। हॉब्स आगे कहते हैं कि सामाजिक समझौता एक ही होता है। अब जैसे लोक तो दो समझौते की बात करता है, लेकिन हॉब्स का सामाजिक समझौता एक ही होता है, एक ही प्रकार के समझौते की बात करता है और वह समझौता भी वह समझौता स्थायी होता है, बिल्कुल परमानेंट होता है वह कॉन्टैक्ट। इसे तोड़ने का मतलब है पुनः प्राकृतिक अवस्था की ओर लौट जाना, यानी समझौते को कोई तोड़ नहीं सकता और तोड़ोगे तो वापस प्राकृतिक अवस्था की ओर लौट जाओगे। इसलिए सभी लोगों से कठोरता से सामाजिक समझौते के नियमों का पालन करवाया जाता है। सब लोग इसके नियमों का पालन करेंगे, कोई भी किसी को भी इसके उल्लंघन का अधिकार नहीं होगा। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक समझौते के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन एक स्थिति में वह सामाजिक समझौते के नियमों का उल्लंघन कर सकता है। हॉब्स कहता है कि मनुष्य केवल एक स्थिति में सामाजिक समझौते के नियमों का उल्लंघन कर सकता है और वह स्थिति है कि जब उसके प्राण संकट में आ जाए।
वरना और किसी भी परिस्थिति में सामाजिक समझौते के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। केवल एक स्थिति, और वह स्थिति कि जब उसके प्राणी संकट में आ जाए तो ऐसी स्थिति में सामाजिक समझौते के नियमों का उल्लंघन कर सकता है, यहाँ उसको छूट मिलती है। तो आप लोगों ने होब्स के सामाजिक समझौता के सिद्धांतों को विस्तार से समझा और विस्तार से जाना। इसमें से कई प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपके यह सामाजिक समझौतावादी जो विचार है होब्स के, इसका भी प्रश्न ये पाठ तृतीय की कक्षाओं में आ जाता है, परीक्षाओं में आ जाता है। तो आप लोगों को इसको ध्यान से समझना है, और यदि कोई बात आपकी समझ में नहीं आए तो हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात को अभी ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।